Our topic for today is the British conquest of India. The British conquest of India. अंग्रेजों ने इंडिया को कैसे जीता, और हमने ये जानना है कि इंडिया को कैसे जीता। तो सही जो हमारा टॉपिक बनता है आज का वो है, सबसे पहले पढ़ना चाहिए हमें द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल से ही उनको इंडिया के दरवाजे की चाबी मिली अंग्रेजों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने बंगाल को कैसे कैप्चर किया। सो बंगाल का जब नाम आता है तो हम बात करेंगे आजकल का वेस्ट बंगाल और साथ में बांग्लादेश, तब इंडिया का पार्ट था, और कुछ पार्ट असम, बिहार, उड़ीसा के भी इसको टच करते थे। तब बंगाल बहुत बड़ा था, नंबर वन। नंबर टू, उस समय बंगाल और दिल्ली, इनमें दूरी काफी है। आज की डेट में कोई दूरी नहीं है। आज वी हैव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, वी हैव हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड इंटरनेट एंड फोन, एवरीथिंग वी हैव। सो वी डोंट कंसिडर इट वेरी मच फार अवे। पर एट दैट टाइम, उस समय, अगर मुगलों के ज़माने की बात करें, अंग्रेज़ों के ज़माने की बात करें, तो उस समय बंगाल बहुत दूर माना जाता है। इसलिए मुगलों के टाइम पे जब मुगल थोड़े वीक पड़ गए, जब स्पेशली लेटर मुगल्स की हम बात करें, तो फिर कुछ लेटर मुगल के टाइम पे ही कुछ दूर दराज की रियासतें थी, जो राजे महाराजे थे, जो इनके गवर्नर थे, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। जैसे कि हैदराबाद ने, तो हैदराबाद की स्थापना हुई। ये स्थापना चिनक्लेंच खान ने की, जो कि मुगलों का ही एक वन ऑफ द गवर्नर है, निज़ाम है, लेकिन अलग इंडिपेंडेंट राज्य बना के बैठ गया। इसी तरह सादत खान ने अवध को इंडिपेंडेंट हाउस में क्रिएट कर दिया, अवध एक अलग राज्य बन गया। इसी तरह बंगाल में बैठे थे तब मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान वैसे जो बंगाल का सिपह सलार या कह लो सूबेदार टाइप था, मिलिट्री यूनिफॉर्म में रहता था हमेशा, बड़ा डिसिप्लिन, और लेकिन इसने इंडिपेंडेंट हाउस की स्टार्ट की थी। बंगाल इसके सही टाइम पे इंडिपेंडेंसी गेन करने लग पड़ा था। मतलब ऊपर ऊपर से नाम से पट्टी है मुगलों की, लेकिन अंदर सब कुछ इनका इंडिपेंडेंट है। और रेवेन्यू के नाम पे थोड़ा सा रेवेन्यू उसमें से मुगलों को भेज देते होंगे, या कोई ना कोई मुगलाई एम्पायर का कोई ना कोई ऑर्डर मान लिया, पर प्रैक्टिकली ये इंडिपेंडेंट थे। तो मुर्शीद कुली खान ने इंडिपेंडेंसी शुरू की थी, अपने आप को हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंसी की ओर लेके गया था। ये मिलिट्री यूनिफॉर्म में रहता था, अपने आप को इंडिपेंडेंट होने के बाद भी अपने आप को सिपह सलार ही बोलता था कि वह मुगलों को सिपह सलार है, लेकिन प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट था। इसके बाद एक और आया, अलीवर्दी खान। वैसे तो एक बीच में एक और भी है, हम उसको छोड़ रहे हैं। उसके बाद अलीवर्दी खान आता है। इसके टाइम पे थोड़ी और इंडिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अब अलीवर्दी खान के कोई आगे सक्सेसर, कोई हेयर नहीं था, नो हेयर। तो इस तरह से इसने अपने ग्रैंडसन को नॉमिनेट कर दिया कि मेरे बाद इसका मैटरनल ग्रैंडसन, यानी इसकी बेटी का बेटा शायद, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको नॉमिनेट कर दिया, क्योंकि और तो कोई था नहीं। तो उसने अपनी बेटी के बेटे को, यानी अपने मैटरनल ग्रैंडसन को, बंगाल का नवाब क्रिएट कर दिया, घोषित कर दिया। तो उस समय बंगाल के नवाब बनने शुरू हो गए थे। समझ लो कि मुर्शीद कुली खान से ही नवाबशिप शुरू हो गई थी। और सिराजुद्दौला 1756 में नवाब बन जाता है, आफ्टर डेथ ऑफ अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद अब ये 21 साल का एक यंग लड़का, जिसका नाम है सिराज उद्दौला, एकदम से गद्दी पे आके बैठता है, क्योंकि बहुत ही रॉ एज है,
बड़ी छोटी एज है और इसको उम्मीद भी नहीं थी कि ये नवाब बन जाएगा। एकदम से गद्दी पे बैठा तो ये नवाबशिप डाइजेस्ट नहीं कर पाया। इसको लगा कि शायद मैं ऐसे ही बन गया ना, जैसे अपने आप में ही कोई चीज़ मेहनत से मिल रही हो तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन सीधी-सीधी मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो ही वाज़ वेरी एरोगेंट, ही वाज़ नोन फॉर हिज़ एरोगेंसी, एरोगेंट मतलब प्राउड ही था, इनएक्सपीरियंस्ड। 21 साल का है और उससे सोचा भी नहीं कि बनूंगा, बन गया। सबसे बड़ी बात थी शॉर्ट टेम्पर्ड, कोई पेशेंस नहीं है और गुस्सा जो है बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है जरा सी बात पे। तो इसकी ये 2-3 कमियां थी जिसके कारण ये इनफेमस हो गया। मतलब अपने कोर्ट में, अपने दरबार में, अपने राजपाट में ये मानने लग पड़े कि इसको कोई राजपाट चलाना नहीं आता, इनएक्सपीरियंस है और ये हमेशा गुस्से में रहता है। कभी किसी को कोर्ट से बाहर निकाल दिया, कभी डांट दिया, कोई देखना नहीं क्या किस समय क्या बोलना चाहिए। तो इसकी शॉर्ट टेम्पर्ड यानी छोटी से छोटी चीज को मैनेज नहीं कर पाता। एक बात याद रखिए, जब कोई किंग हो या आज की डेट में पीएम या सीएम हो या किंग हो या नवाब हो, उसकी सबसे पहली, या आप किसी कंपनी के हेड हैं, अगर आप बड़ी पोस्ट पे हैं, आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आप फैक्ट्री के ऑनर हैं, जहाँ पे आपके नीचे कुछ एक 100 200 500 लोग भी काम करते हैं, इवन बड़े साम्राज्य की तो बात की बात है, ऐसे लोगों को हमेशा पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है। इनमें शॉर्ट टेम्पर्डनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे ही शॉर्ट टेम्पर्डनेस हुई तो समझ लीजिए काम खराब है। तो ये शॉर्ट टेम्पर्ड था। आज हमारे आप सीएम को देखो, पीएम को देखो, हमारे बहुत सारे जो आज के किंग्स, पीएम सीएम्स हैं, वो जल्दी शॉर्ट टेम्पर्डनेस नहीं दिखाते हैं। वो पहले वेट करते हैं, सोचते हैं, बातचीत करते हैं। इसमें वो नहीं थी। फाइन। तो इस तरह से ये गद्दी पे आके बैठ गया। स्टार्टिंग में तो ये उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपनी कुछ एक्टिविटीज कर रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय हेड बन गया था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव एक इंग्लिश ऑफिसर था। उन दोनों नया नया बंगाल में भेजा गया था। वैसे रॉबर्ट क्लाइव ने 19 साल की उम्र में एज ए क्लर्क ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था। बाद में इसको इंग्लैंड भेजा गया, सॉरी इंग्लैंड से इंडिया भेजा गया और उसने कुछ छोटी छोटी विक्ट्रीज क्रिएट की थी अंग्रेजों के लिए, जैसे सीज ऑफ एरकॉट, एरकॉट का किला जीता था एक बार, एक दो और की थी, तो इसको प्रमोशन मिल गई थी। और अब इसको बंगाल में अंग्रेजों का एक सेंट विलियम फोर्ट था कलकत्ता में, वहाँ का इंचार्ज बना के इसको भेजा गया था और ये कलकत्ता में कंपनी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज का हेड था। तो मैंने 3 फोर्ट बनाए थे। सेंट जॉर्ज जो बॉम्बे वाला है, सेंट विलियम्स है, ये कलकत्ता वाला है, ये बॉम्बे वाला है, और एक सेंट फ्रांसिस था शायद, या सेंट लुइस था, आई एम नॉट श्योर, मैं भूल गया हूँ, वो मद्रास का है। तो ये उस समय बंगाल में था। हाँ जी। हाँ, मद्रास वाला जॉर्ज है सेंट, और विलियम कलकत्ता है, और एक और है। हाँ। तो इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव जो था वो इस समय सिराजुद्दौला के टाइम पे था, रॉबर्ट क्लाइव। और ये सिराजुद्दौला कंपनी से नाराज हो गया कि आपने मुझे कुछ ऑनर नहीं किया, मैं गद्दी बैठा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, कोई मुझे ऑनर नहीं किया। आमतौर पर प्रथा होती है ना कि नया ऑफिसर आ गया, कोई नया बैठता है तो जिन लोगों को उनसे काम होते हैं वो उनको गिफ्ट भेजते हैं, बुके दे के आते हैं, दिवाली के गिफ्ट भेजिए। ऐसी तो तब भी ऐसा कि नवाब गद्दी पे है, ईस्ट इंडिया कंपनी आमतौर पे नवाब को कुछ गिफ्ट्स और कुछ ऑनर करिया करती थी कि ताकि मुझे ट्रेडिंग राइट्स मिलते रहें। इसके टाइम पे राउट ने कुछ ऐसा किया नहीं। ये कंपनी से नाराज हो गया स्टार्टिंग पे ही, तो गिफ्ट्स नहीं दिए थे, ना ही आ, दूसरा कारण था कि नवाब का एक फाइनेंस मिनिस्टर टाइप एक दीवान था। दीवान मतलब फाइनेंस मिनिस्टर टाइप, कृष्ण वल्लभ शायद, कृष्ण वल्लभ। इसने 5 लाख रुपए का गबन किया था, यानी
धोखा किया था, बेईमानी की थी और भाग गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने कृष्ण वल्लभ को शरण दे दी थी और उसने 5 लाख रुपया रॉबर्ट क्लाइव को सरेंडर कर दिया। सिराजुद्दौला ने अपना 5 लाख रुपया वापस मांगा कि मुझे 5 लाख रुपया दे दो और कृष्ण वल्लभ को सरेंडर करवाओ। रॉबर्ट क्लाइव डिक्लाइंड, उसने मना कर दिया। इससे रिलेशन खराब हो गए थे। सबसे बड़ा जो कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के रिलेशन खराब होने का, वो था मिस यूज ऑफ दस्तक राइट्स। दस्तक राइट्स ने बताया था कि फारूखसियर ने मात्र 3,000 रुपये साल में कंपनी को दस्तक राइट दे दिए थे कि 3,000 रुपये साल का रेवेन्यू पे करो, उक्का पुक्का लमसम, और जितना मर्जी ट्रेड आप बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में कर लो। और उसका मिसयूज होने लग पड़ा था। जैसे मैं आपको एक पास बना दूं कि ये रहा आपका पास और आप मेरी क्लासेस अटेंड करो, आपको एक बंदे ने पे कर दिया, वो पास आप आगे की आगे दे दें और हर कोई बारी बारी क्लासेस अटेंड कर ले, तो मुझे एक फाइनेंशियल लॉस होगा। या एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल ने मुझे बोला कि बाकियों को तो टिकट है, तो आपको मैं पास दे रहा हूँ, आपको सिर्फ साल का उक्का पुक्का 1,000 रुपये देना, आप जितनी मर्जी मूवी देखो। तो मैं तो हर हफ्ते मूवी देखने चला जाऊंगा, मैंने तो 1,000 रुपये देना है, कहा मुझे तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं खुद तो जा ही रहा हूँ, पर मैं अपने पड़ोसी को भी साथ में मैं देखाया, कल को मैंने अपने फ्रेंड को दे दी कि तुम भी देखा, उसके बाद किसी और को दी, तुम भी देखा। तो इससे सिनेमा वाले का लॉस होना शुरू हो जाएगा कि भाई आपको पास दिया, आपने सबको बांटना शुरू कर दिया, तो गलत बात है। इसी तरह वो दस्तक राइट कंपनी को मिले थे, तो कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो इस दस्तक राइट का मिसयूज करते थे। दो तरीकों से करते थे वो। नंबर 1, वो उस पास को, दस्तक राइट को किसी और को दे देते थे कि भाई तुम जाके माल ले आओ, ये पास दिखा देना, तुम्हें टैक्स नहीं पड़ता, तुम्हें टैक्स पड़ेगा, आधा टैक्स तुम्हारा हमें दे देना। अगर 100 रुपए का टैक्स पड़ रहा है, हमें तो पड़ना नहीं है, ये पास दिखा देना, और 50 रुपए तुम्हारे, 50 में मेरे। तो बेईमानी होती थी। दूसरा था, कंपनी के एम्प्लॉयज अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे, प्राइवेट ट्रेड। ये प्राइवेट ट्रेड का मतलब है कि कंपनी के एम्प्लॉयज कंपनी के नाम के लिए पास यूज करके अपना पर्सनल सामान ले आते थे और मार्केट में बेच देते थे। यानी कंपनी के एम्प्लॉय, तो मार्केट बेचना कहाँ है ये भी पता है, कहाँ खरीदना कहाँ है, इंडिया से। तो इंडिया से माल खरीदते और इंग्लैंड में जाके खुद अपने पर्सनल कस्टमर को बेचते। यानी कंपनी के दस्तखत यूज करके टैक्स फ्री सामान ले आते और वहां महंगे दामों में बेच देते। इससे कंपनी, स्टेट कंपनी को लॉस हो रहा है, क्योंकि वो सामान कंपनी के खाते में बिकना चाहिए था, पर एम्प्लॉय खुद बेचाया। और नवाब का रेवेन्यू मर गया क्योंकि उसने दस्तक राइट यूज कर लिए और टैक्स नहीं पे किया। इस तरह से ये दो प्रॉब्लम थी। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में थी। कंपनी जो थी वो लॉस में चल रही थी और नवाब को भी लॉस हो रहा था टैक्स का, रेवेन्यू का। इसलिए सिराज ने रॉबर्ट क्लाइव को क्लियरली बोला था कि मिसयूज, ये जो दस्तक राइट है इसका मिसयूज बंद किया जाए। लेकिन इस पे कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई और वो चुप करके बैठ रहा। तो ऐसे और भी छोटे छोटे कई कारण थे। सबसे मेजर कारण दस्तक राइट था। ये हर लड़ाई का कोई ना कोई इमीडिएट कॉज होता है। इमीडिएट कॉज मतलब तत्कालीन कारण। वो तत्कालीन कारण बनाया जाता है कि एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, इसकी अफवाह उड़ी थी। इंडियन हिस्टोरियंस ब्लैक होल ट्रेजेडी को एक झूठ मानते हैं, कहते हैं ये अफवाह फैलाएगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर इंग्लिश हिस्टोरियंस जो है वो इसको लिख किताबों में लिख गए। इसका मतलब है कि कहते हैं सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिश सोल्जर जो थे वो गिरफ्तार कर लिए थे और उनको 17 फीट के कमरे में बंद कर दिया, जो कि जेल में बंद कर दिया, सेल में, जिसमें एक छोटा सा रोशनदान था हवा के लिए और कुछ नहीं। अब 17 बाई 10 का कमरा आम कमरा होता है जो हमारे सबके घरों में है, उसमें बंद कर देना बहुत बड़ी बात थी। 146 सोल्जर को छोटे से कमरे बंद करना मतलब वो पूरे भी नहीं आए होंगे, वो तो एक के ऊपर एक लिटा के ऊपर एक दूसरा लिटाया होगा और छत छत को टच करके होंगे सारे। इस तरह से पैक किए होंगे जैसे हम बैग में कपड़े भरते हैं ब्रीफ केस में, वैसे ही उनको रूम में भरा गया होगा। तो जब सुबह दरवाजा खोला गया, उसमें से
only 23 survived. 123 died because of suffocation. दम घुटने से मर गए। ऐसा सिर्फ इंग्लिश हिस्टोरियंस ने मेंशन किया है। जो उस समय के इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने कहीं भी इसके जिक्र या मेंशनिंग नहीं की है, इसलिए इस पे संशय है, डाउट है कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं। इसका एक ही प्रूफ माना जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने अपने हेड मिस्टर वेटसन को चिट्ठी लिखी थी। वेटसन इसका हेड था जो मद्रास में दोनों मद्रास में था, क्योंकि तुम्हें कलकत्ता इतना बड़ी प्रोविंस के लिए नहीं बना था। उस चिट्ठी में इसने कहा, इसने इस घटना का जिक्र किया है कि हमारे 123 लोग मरे गए, 146 बंद कर दिए थे, अब हमें सिराजुद्दौला से लड़ाई लड़नी, फोर्सेस भेजो। शायद कुछ लोग कहते हैं कि वेटसन को भड़काने के लिए कि वेटसन को अगर मैं वैसे बोलूंगा फोर्सेस भेजो तो भेजेगा नहीं लड़ने के लिए, तो उसने वेटसन को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि हमारे 123 लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया, और वेटसन ने उसकी बातों में आके फोर्सेस भेज दी क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए कि लड़ना पड़ेगा। तो ये क्लाइव की एक स्कीम थी, ऐसा भी बोला जाता है। और ये सब कारण थे, इन कारणों के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला जो नवाब था उसके जो रिलेशन थे वो खराब हो गए। अल्टीमेटली ये दोनों एक लड़ाई में बदल गए, बैटल ऑफ प्लासी। एक बैटल ऑफ प्लासी इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। ये उन्हीं कारणों से ये बैटल होती है 23 जून 1757। भीषण गर्मी में ये प्लासी में लड़ाई हुई। प्लासी कैलकाटा के नॉर्थ में जाए तो वहाँ प्लासी है, वहां पे प्लासी नाम पड़ा है, उस एरिया में उगने वाले एक पेड़ के नाम पे प्लासी का नाम है पड़ा हुआ है। तो इसमें एक तरफ सिराजुद्दौला था और उसकी फोर्सेस थी, जिसकी फोर्सेस 50,000 फोर्सेस थी, और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको रॉबर्ट क्लाइव हेड करा था सिर्फ 500 सोल्जर के साथ। बहुत बड़ा अंतर था। कहते ये दुनिया की शायद शॉर्टेस्ट बैटल है, शॉर्टेस्ट सबसे छोटी बैटल इन द वर्ल्ड, बिकॉज ये बैटल 11 बजे शुरू होती है और 11:40 पे सुबह खत्म हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव यानी ईस्ट इंडिया कंपनी इस बैटल को जीत जाती है, सिराजुद्दौला जो है वो हार जाता है और इसको मार दिया जाता है बैटल के अंदर ही। बड़ी हैरानी की बात थी कि 500 लोगों ने 50,000 लोगों को कैसे हरा दिया। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन है रॉबर्ट पी रॉबर्ट्स। पी रॉबर्ट्स एक हिस्टोरियन है, पी रॉबर्ट्स। इन्होंने दो बातें बोली हैं। इन्होंने बोला है रॉबर्ट क्लाइव को कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का रियल फाउंडर है, रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में स्थापित करने वाला जो बंदा है वो रॉबर्ट क्लाइव है। इससे पहले तो अंग्रेजी सरकार ये सोचती नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी कि हम यहाँ रूल कर लेंगे, तो बिजनेस करने आते थे। रॉबर्ट क्लाइव ने उनको पॉलिटिकल पावर दिलवा दी थी बंगाल में। वो कैसे दिलवाई थी वो देखते हैं। दूसरा इसने कहा पी रॉबर्ट्स ने कि जो बैटल ऑफ प्लासी है, जो प्लासी की लड़ाई है, ये बैटल नहीं है, नॉट ए बैटल, इट वाज ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये तो एक वित्तीय इकाई है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। फाइन। ये क्यों कहा गया? क्योंकि जब ये लड़ाई हो रही थी उससे पहले ही इस लड़ाई की प्री प्लानिंग कर ली गई थी, यानी ये एक फिक्स्ड मैच था। रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ाई से पहले रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ाई से पहले मीर जाफर को खरीद लिया था। मीर जाफर कमांडर इन चीफ है, सेनापति है सिराजुद्दौला का, और जिस लड़ाई का सेनापति बिक चुका हो वो लड़ाई तो हारनी तय है, क्योंकि मिलिट्री के सारे सीक्रेट्स लीक हो जाते हैं। आज हमारे कंट्री का अगर कमांडर इन चीफ बिक जाए तो डेफिनेटली इंडिया चाहे नेपाल से युद्ध लड़ ले हार जाएगा, पाकिस्तान से हार जाएगा, क्योंकि हमारे इस मिलिट्री सीक्रेट्स तो पता चल जाएंगे उनको। इसी तरह मीर जाफर को ये लालच दिया रॉबर्ट क्लाइव ने कि तुम हमारा इस लड़ाई में साथ दो और
तुम रहो सिराजुद्दौला की तरफ ही, लेकिन लड़ाई हमारे अकॉर्डिंग लड़ो, और सिराजुद्दौला को हरा के इसको हटा के हम अगला नवाब तो बना दोगे। तो इसको मीर जाफर को नवाब बनने का बड़ा शौक था, तो इसको नवाब बनने का लालच देकर इससे लड़ाई लड़वा ली। और मीर जाफर के बेटे मिरान ने, इसका बेटा था मिरान, MIRAN, जब लड़ाई शुरू हुई तो सिराजुद्दौला के साथ मिरान को एज ए उसका प्रोटेक्टर खड़ा किया गया था किंग के साथ। जैसे ही थोड़ा वो अकेला हुआ, मिरान ने अपने ही नवाब का, अपने ही किंग का गला काट दिया, मार दिया। जब किंग ही नहीं रहा किसी बैटल का, फौज चाहे 50,000 क्या 5 लाख हो, तो बैटल लॉस्ट, हारी ही मानी जाएगी। जब सिराजुद्दौला ही मारा गया, और धोखे से मारा मिरान ने, हालांकि इसके सर्व ही था ये, इससे बैटल हार नहीं तय थी। इसके अलावा हर बंदा बेका हुआ था। कलकत्ता का इंचार्ज था एक अमीर चंद, वो बेका हुआ था। एक जगत सेठ था इसमें, जगत सेठ बंदा, ये कलकत्ता का बहुत बड़ा फाइनेंसर था, व्यापारी था, फाइनेंसर था। अब रॉबर्ट क्लाइव को पैसा चाहिए था बैटल लड़ने के लिए, पीछे से पैसा मिल नहीं रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी से कि कोई पंगा ना खड़ा कर दे, हमारा बिजनेस ना बंद हो जाए, लड़ाई लड़ लेकर। वो परमिशन नहीं दे रहे होंगे, पैसा नहीं दे रहे होंगे कि अपने लेवल पे देखो। कंपनी बीच में नहीं आना चाहती थी, कंपनी ने ये सोचा भी नहीं था कि इतनी में लड़ाई जीत जाएगा, और रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ाई लड़ ली और जगत सेठ से बात की कि तुम इस लड़ाई को फाइनेंस कर दो, और जितना हिस्सा खजाना होगा सिराजुद्दौला का, उसका इतने परसेंट, 25% खजाना तुम्हें दे देंगे हम। जगत सेठ ने कहा कि घाटे का सौदा नहीं है, वो तो एक फाइनेंसर है, बिजनेसमैन है। उसने लड़ाई को फाइनेंस कर दिया और बाद में उसको खजाने में हिस्सा मिला। और इसके अलावा और भी लोग थे, मैं यहाँ नाम नहीं लिख रहा हूँ, 4-5 लोग और भी थे। पूरे बंगाल का एक हेड था, वो बिक गया, दीवान बिक गया, मीर जाफर बिक गया, अमीर चंद बिक गया, जो कलकत्ता का इंचार्ज माना जाता है। अमीर चंद ने लड़ाई से एक दिन पहले रॉबर्ट क्लाइव के पास गया कि मुझे 20% हिस्सा, इसको बोला गया था कि मुझे तो 50% चाहिए, नहीं तो मैं लड़ाई की पोल खोल दूंगा। रॉबर्ट क्लाइव इम्पेशेंट नहीं था, वो बड़ा सोचा समझा सुलझा इंसान था। उसने कहा ठीक है, हम तुम्हें 50% देंगे, दे देंगे। अगले दिन लड़ाई प्लान थी, तो एग्रीमेंट किया इसके पास कमीशन का, तो इसको 50% जो एग्रीमेंट दिखाया वो 50% का था, लेकिन जो साइन करवाया वो 20% वाला था। तो धोखा देके उससे गलत एग्रीमेंट साइन करवा लिया, और अगले दिन जब लड़ाई जीता तो मुकर गया। इसलिए रॉबर्टसन लिखा है, इट वाज ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं है। और कुछ हद तक सही है। जब लड़ाई जीते तो मीर जाफर नवाब बन गया बंगाल का, इसने आगे सारा खजाना लुटा दिया। इसने वेटसन को, जो कलकत्ता में नहीं था, वेटसन को जानता भी नहीं है, मद्रास में बैठा है, इसने वेटसन को 10 करोड़ रुपए गिफ्ट कर दिए अपनी मर्जी से। वो कहता मैं नहीं लेने, कहता नहीं मेरी तरफ से गिफ्ट है। इसने 1 करोड़ रुपया रॉबर्ट क्लाइव को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गिफ्ट किया। इवन इसने 10 पाउंड से लेके समझ लो 10 करोड़ तक अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, एक सोल्जर से लेके ऊपर तक सबको कुछ ना कुछ पैसे भेजे, और इसका 80% खजाना इसी में लुट गया, खजाना खाली होगा। इसको था दोबारा भर लेंगे, नवाब बनने की खुशी नहीं बर्दाश्त हो रही थी। अल्टीमेटली मीर जाफर को नहीं पता था कि जो सिराजुद्दौला के साथ हुआ, उसके साथ मिलता जुलता मेरे साथ भी बिहेवियर होने वाला, बस मरेगा नहीं ये। तो यहाँ से प्लासी की बैटल के बाद ब्रिटिशर्स के पास पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया बंगाल का, यानी इनके पास राजनीतिक पावर आ गई। यहीं से बंगाल से सबसे पहली स्टेट जो इनके कब्जे में आई पॉलिटिकली, वो थी बंगाल, जहां पर इन्होंने राज करना शुरू किया मीर जाफर के थ्रू। अब मीर जाफर नाम का नवाब बन गया। अल्टीमेटली इसको हम कह सकते हैं ये पपट था, कठपुतली था रॉबर्ट क्लाइव की। इसलिए इसको कई किताबों में लिखा गया है मीर जाफर को जैकल ऑफ क्लाइव। ये क्लाइव का जैकल है, यानी पोपट है। नाउ इसके बाद
रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट का कंसेप्ट शुरू किया। ड्यूल गवर्नमेंट यानी डबल गवर्नमेंट, दोहरी शासन व्यवस्था बोलते हैं हिंदी में, डबल गवर्नमेंट कह सकते हो इसको आप। फाइन। इसका मतलब था कि जो पूरा बंगाल है इसका शासन दो हिस्सों में बांटो। एक है रेवेन्यू कलेक्ट करना, पैसा यानी लगान इकट्ठा करना, रेवेन्यू कलेक्शन, और एक है एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। कहते जो नवाब है मीर जाफर, वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा और रेवेन्यू जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करेगी कि हम आपको सपोर्ट करेंगे इसमें। और ईस्ट इंडिया कंपनी सारे रेवेन्यू इकट्ठा करती थी, यानी पैसा अपने हाथ में रख लिया कि पहले पैसा अपने हाथ में रखो। और इसको नवाब को सिर्फ 50 लाख रुपए साल के देंगी पूरे बंगाल को मैनेज करने के, जो बड़े कम थे। अब मीर जाफर फंस चुका था क्योंकि 80% खजाना तो पहले लौटा चुका है। उसको नहीं पता था मेरे साथ ये होने वाला कि मुझे रेवेन्यू मिलेगा ही नहीं। थोड़ी बहुत जगह पे जो रेवेन्यू मिलना भी था उसके ऊपर मिसयूज ऑफ दस्तक राइट था। दस्तक राइट से रेवेन्यू आना था, वो मिसयूज हो गया। क्योंकि जब बंगाल का शासन था नवाब का, ईस्ट इंडिया कंपनी तो तब खुल के दस्तक राइट का मिसयूज कर रही थी। अब तो अंग्रेजी सरकार का शासन आ चुका था, अब तो वो खुल के दस्तक राइट का मिसयूज करेंगे। तो दस्तक राइट का मिसयूज कंपनी ने खुल के किया, कोई रेवेन्यू नहीं मिला। अगर कोई रेवेन्यू मिला वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी खुद संभाल गई, क्योंकि हम मैनेज कर रहे हैं जी। और खाना पूर्ति के लिए थोड़े से पैसे मीर जाफर को पकड़ाए। इसका हाल ये हो गया कि 2-3 सालों में 1760 तक इसके पास अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के पैसे नहीं थे। इसने घर का फर्नीचर, ऑफिस, अपने पैलेस का पर्दे बेच के सैलरीज दी थी। बैंकरप्सी वाली सिचुएशन पहुंच चुकी थी। अल्टीमेटली इसको भी समझ में आ गया कि अंग्रेजों के चुंगल में फंस गया हूँ, मुझे निकलना होगा। तो इसने थोड़ा सा रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, यानी विरोधी सुर दिखाने शुरू कर दिए। रॉबर्ट क्लाइव ने इसको टी पार्टी पे बुलाया, एक बार एक गार्डन में बैठ के बातचीत करते चलो, और गन पॉइंट पे कहते हैं इसके कनपट्टी पे गन रखा और इससे एक एग्रीमेंट लिखवा लिया कि मैं राजगद्दी छोड़ रहा हूँ, मेरा अब इंटरेस्ट नहीं है, और मैं अपना अगला अपने सन इन लॉ, इसका जवाई था, सन इन लॉ जवाई राजा मीर कासिम, उसको मैं गद्दी पे नॉमिनेट करता हूँ। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बड़े प्लानिंग से मीर जाफर को डिस्पोज कर दिया, गद्दी से उतार दिया, डिस्पोज्ड, और मीर कासिम को गद्दी बैठा दिया, जो इसी का सन इन लॉ था। मीर कासिम फिर भी कुछ इंटेलिजेंट था, थोड़ा एबल था, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। इसने कुछ रिफॉर्म्स किए। इसने जो खजाना था, ट्रेजरी थी, उसको कलकत्ता से शिफ्ट करके ये मुर्शिदाबाद ले गया, थोड़ा दूरी पे ले गया, ताकि अंग्रेजों की नजर खजाने से थोड़ी दूर ले जाओ। खजाना दूर ले जाऊंगा तो इनकी नजर नहीं पड़ेगी। इसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर दिए। इसके अलावा इसने मुंगेर में MONGHY, मुंगेर आजकल बिहार में, जो बंगाल बिहार के बॉर्डर पे है, मुंगेर में अपनी एक मिलिट्री चेक पोस्ट बनाई, ताकि अगर मेरी दोबारा से रॉबर्ट क्लाइव के साथ लड़ाई हो तो मैं मुंगेर चेक पोस्ट से अवध से या दिल्ली से कुछ हेल्प मंगा सकूं, और सोल्जर या मेरे पास हथियार वहां से पहुंच सके, मुझे हेल्प मिल सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इतना कुछ करने के बाद भी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। इसने मिसयूज ऑफ दस्तक राइट का जो मिसयूज करती थी उसका लगातार स्ट्रांगली विरोध किया, अग्रेसिव रिवोल्ट, अग्रेसिव रिबेल, अपोज किया इसको कि नहीं होने दूंगा मैं, पर कर नहीं पाया ज्यादा कुछ। अल्टीमेटली इसने मीर कासिम खुद हो गया, जो बंगाल का उस समय सो कॉल्ड नवाब था। इसकी हालत ये हो चुकी थी कि इसने घर का फर्नीचर, बर्तन, किचन के बेच के एम्प्लॉयज को सैलरी देनी शुरू कर दी। इतना बुरा हाल हो गया था। एक इसका सहयोगी बन गया शाह आलम टू, जो उस समय मुगल एम्परर था। लेकिन इसके ही पीएम ने, मैंने पहले बताया था पिछली क्लास में, शाह आलम टू को इसके ही पीएम ने आतंक मचा दिया था इसकी कोर्ट में। वो डर के मारे ये कोर्ट से बाहर भाग गया था, अपने दिल्ली वापस नहीं जा पा रहा था। इसका एक पीएम था, उसने ही शासन अपने हाथ में ले लिया था, इसको बाहर निकाल दिया। तो ये तो नाम इसका ही चलता था, शाह आलम टू का ही, मुगल एम्परर। तो ये नाम का ही था,
इधर उधर धक्के खा रहा था। उन दिनों ये अवध के नवाब के पास बैठा हुआ था कि मैं दिल्ली में दोबारा घुसूं और पीएम को हटा के शासन अपने हाथ में लूं। तो शाह आलम टू के साथ मीर कासिम की संधि होगी कि तुम मेरा बंगाल अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में हेल्प करो, मैं तुम्हें दिल्ली पहुंचाने में हेल्प करूंगा। तीसरा था शाह शुजा। इसको कई बार शिवाजीदौला लिखा होता, शिवाजीदौला। ये अवध यानी यूपी का या अवध का नवाब था, यूपी यानी अवध। इन तीनों की कॉन्फेडरेशन बन गई, यानी एक मिलिट्री अलायंस बन गया अंग्रेजों के खिलाफ। इन तीनों ने, मीर कासिम ने, शाह शुजा या शिवाजीदौला ने और शाह आलम टू ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी। इस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ये बक्सर भी बिहार में है। ये लड़ाई 21 अक्टूबर 1764 को होती है और इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी विक्टोरियस हो जाती है, जीत जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है और ये जला जो कॉन्फेडरेशन था ये हार जाता है। बड़ी उम्मीद थी पर हार गया। इस लड़ाई को अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। उस समय रॉबर्ट क्लाइव टेम्पररी बीमार हो गया था, उसको इंग्लैंड भेजा गया था। उसकी जगह उस समय वेनिस्टैट, जिसके टाइम पे लड़ाई हुई थी। और अंग्रेजी अफसर था एक, अब जो था मुनरो, हेक्टर मुनरो कमांडर इन चीफ था। इसकी नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी और उस समय बंगाल का गवर्नर था वेनिस्टैट। फाइन। और ये लड़ाई भी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। मीर कासिम भाग गया, वो मध्य प्रदेश के कुछ जंगलों में छुप गया। वहां उसकी अटमोस्ट पॉवर्टी में, अत्यंत गरीबी में डेथ होती है, वो कभी हाथ में नहीं आया। शाह आलम टू और शाह आलम टू और शिवाजीदौला, या शाह शुजा कह लो या शिवाजीदौला कह लो, दोनों नाम चलते हैं, जो अवध का नवाब था। इन दोनों के साथ अंग्रेजों की एक ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये ट्रीटी 1765 में लिखी गई थी। तब तक रॉबर्ट क्लाइव ठीक हो गया था और वापस आ गया था। याद रखिए, जब लड़ाई हुई है तो बंगाल का गवर्नर है वेनिस्टैट, लेकिन जब लड़ाई खत्म होती है तो रॉबर्ट क्लाइव दोबारा दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना जब, तो तब उसने ये संधि लिखी थी। इस संधि में शाह आलम टू को इंस्ट्रक्शन दी गई कि आज के बाद तुम कभी भी पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर नहीं करोगे, तुम मुगल एम्परर हो, तुम्हें तगमा मिला रहेगा, नाम मिला रहेगा, मुगल एम्परर बने रहो और तुम्हें साल की 32 लाख पेंशन मिलेगी। इस ट्रीटी में पहला क्लॉज था 32 लाख रुपए आपको पेंशन मिलेगी। बाद में हालांकि ये पेंशन कम करके 16 लाख कर दी थी। और शिवाजीदौला जो बंगाल का, सॉरी, अवध का नवाब था, उसको बोला कि 32 लाख पेंशन तुम दोगे इसको हर साल। तो इलाहाबाद के पास एक एरिया है करा की जमींदारी, वो एरिया सौंप दिया गया सारा का सारा शाह आलम टू को कि तुम इससे अपना 32 लाख का रेवेन्यू है यहाँ का, वो तुम कलेक्ट करोगे, तुम्हें मिल जाया करेगा, लेकिन तुम कभी भी पोलिटिकल इंटरफेयर नहीं करोगे, अपना चुपचाप बैठे रहो, अपने इस 32 लाख से अपनी रॉयल शाही नवाबशिप एंजॉय करो, मुगलशिप एंजॉय करो। फाइन। इस तरह से ये बैटल ऑफ बक्सर दूसरी लड़ाई थी, अंग्रेजों ने जीती थी। तो प्लासी ने तो पहली विक्ट्री दी थी इनको, बक्सर ने दूसरी। तो प्लासी ने चिंगारी लगाई थी इनके एम्पायर की, एम्पायर शुरू हुआ था चाहे कुछ भी था, बक्सर ने इनके पैर जो थे जमा दिए थे, ये परमानेंट हो गए थे यहाँ। इसका मतलब है 2 लड़ाइयां जीतनियां। और इस ट्रीटी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों के दीवानी राइट्स जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। यानी अब ये तीनों एरिया से ईस्ट इंडिया कंपनी खुद अपने बंदे भेज के रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, लगान कलेक्ट कर सकती है। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई डाउट है तो मुझसे कभी पूछ लीजिए। यानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू मिल गया इनको। जब ये राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू मिला तो इनको खजाना इनका भर गया, इनकी आंखें खुली रही कि इंडिया में एक स्टेट में इतना पैसा है। तब इनका ड्रीम बन गया कि पूरा इंडिया को कैप्चर करते हैं। ये पूरे इंडिया में पता नहीं कितने राजे महाराजे को कितना पैसा होगा, कितना लगान होगा। जो कंपनी उतना शायद ट्रेड से नहीं कमा रही थी जितना यहाँ पैसा मिल गया था उनको, तो बड़ी उनके लिए तो सोने की मुर्गी देने वाली अंडा आ गया
अंडे देने वाली मुर्गी आ गई थी, तो उनके लिए बड़ी बात थी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं और एक के बाद एक राजा महाराजा को हराते गए और 1856 तक ये ऑलमोस्ट इंडिया सारा कैप्चर कर गए। ये अगली क्लास में जानेंगे कैसे कर गए। अब मैं एक बात बतानी भूल गया था, जब प्लासी की बैटल हुई थी तो इंग्लिश गवर्नमेंट ने खुश होकर रॉबर्ट क्लाइव को, जो कि एक छोटी सी पोस्ट पे था, इसको बंगाल का गवर्नर बना दिया था, गवर्नर। ऐसे उस समय 3 गवर्नर थे इनके, 2 पहले से थे। बॉम्बे का गवर्नर अलग होता था, एक बॉम्बे का तो पहले से ही था, मद्रास का वेटसन था पहले से ही। ऐसे तीसरी एक और प्रेसिडेंसी स्टेट क्रिएट कर दी बंगाल, इसका रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव को बोलते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये पंजाब का पहला गवर्नर था और बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ये पूरे इंडिया में रूल करने लग पड़ा। नाम बंगाल था पर पूरे इंडिया का हेड हुआ करता था। रॉबर्ट क्लाइव 1757 प्लासी से लेके 1762 तक शायद गवर्नर था। फिर दोबारा ये 1765 से 1767 तक फिर गवर्नर था। ये 2 बार गवर्नर बना है बंगाल का। और मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी कहानी सुना दी है बड़े अच्छे से। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसी गवर्नरशिप को देकर हम बात कर रहे हैं, गवर्नरशिप। जस्ट ए सेकेंड। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल की क्लास में। कल का टाइम मैं अपडेट कर दूंगा आपको ग्रुप में या पर्सनली। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं फिर दोबारा से, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। वेलकम। ठीक है जी, दैट्स ऑल। कल मिलेंगे दोबारा फिर।